तो पाकिस्तान के लिए एक तारीखी हार एक फिर से 4-1 की नजर में सामने नजर आती है, जहां पे हमने 4 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खो दिए, न्यूजीलैंड की नजर कर दी, और एक जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए। हम T20s की बात करें ऑब्वियसली, लेकिन अब हमें बात करनी आगे बढ़ना, अब हमें इवॉल्व भी करना है। जितनी हमारी अपने मेहमानान से यहाँ पर गुफ्तगू होती है, वो हमेशा मेंशन करते हैं कि यार दे नीड टू गो बैक, दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, कोचेस के साथ बैठना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, प्लेयर परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात होती है। लेकिन अब जो बात अब करने वाली है वो ये कि अब हम दोबारा वनडेज खेलने जा रहे हैं। हमें पता है कि 3 वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमने खेलने हैं। कल बाजिद भाई ने एक और बात जरूर की थी कि यार एक वक्त ये था कि हम न्यूजीलैंड के साथ कभी कंपैरिजन नहीं करते थे, और वक्त ये आ गया कि अब अपने प्लेयर्स का मुवाजना अगर करते हैं तो वो हम न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं, जो कि अब हमें ऊपर लगते हैं, या अफगानिस्तान भी फॉर दैट मैटर ऐसा जरूर लगता है कि शायद पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मैं तनकीद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दिस इज व्हाट दी परफॉर्मेंसेज इज एक्चुअली काइंड ऑफ, अगर हम देखते हैं अपने सामने जितने भी नंबर्स देखते हैं, परफॉर्मेंसेज देखते हैं, ऐसे ही नजर आता है। 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं जिसके लिए अंदर हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। अब अगर हम वापस वनडे इंटरनेशनल में जा रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी क्या हो, हमें मद्देनजर जरूर रखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी स्क्वाड सिलेक्शन कैसे थी, किन लड़कों को हमने खिलाया, अब हमने किसको रिटेन किया, ये नहीं किया। इन्हीं सब गुफ्तगू के साथ मैं अपने मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ खवातीन और हज़रात, आज तक मैंने नहीं कभी देखा इन्होंने मेकअप कराया और टेलीविजन पे इतने ही चमकते हैं दमकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिच के ऊपर भी उसी तरह चमकते हैं दमकते हैं। मे इट बी द कमेंटेटर्स बॉक्स एज वेल, वहां पे भी अमेजिंग, आई थिंक इज वन ऑफ दोज अमेजिंग प्रोलिफिक पीपल जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान, कमेंटेटर, प्रेजेंटर, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थोड़ा इसका सीक्रेट मैं आपको बयान कर दूं, आप थोड़ा लेट आते हैं, मैं जल्दी आता हूँ। तुम्हारे कैमरामैन है शाह जी, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई लाइट परफेक्ट होनी चाहिए, नूर आना चाहिए। फिर शेख साहब को सेटिंग करवाता हूँ लाइट की सारी, लेकिन आप पे लाइट कम पड़ेगी, मेरे पे लाइट सही पड़ेगी। असल में आपका जो नूर है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद जानता हूँ, बाजिद भाई के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। ये इनकी अंदरूनी शख्सियत का नूर है जो अब बाहर आ रहा है माशाल्लाह। टुक इट स्वीट टाइम, लेकिन अब बाहर आना शुरू हो गया। दूसरी जाने बढ़ते हैं खवातीन के साथ। खवातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है इस खवातीन का नाम जो है, इस खातून का नाम इन पर्टिकुलर सर फहरिस्त रहता है, और उसकी वजह यह है कि इनके बहुत सारे एक्कलेट्स हैं जो ये पाकिस्तान के लिए लेके आई। पाकिस्तान का बहुत नाम इन्होंने रोशन किया। अगर हम WODIs की बात करते हैं, WT20 इंटरनेशनल्स की बात करते हैं, मोस्ट 100 विकेट्स की बात करते हैं, मतलब इतने सारे एक्कलेट्स हैं जो हम शायद अभी बयान भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेरी लकी दैट वी हैव बीन जॉइंड बाय मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम मिस सना, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। तो सर आज मैं पहले तो सना मीर से थोड़ा सा जेलस भी हूँ किस वजह से? क्योंकि चाहने वाले बहुत है, बहुत सोशल हैं। आज थोड़ा सा जो हम 5-10 मिनट लेट हुए हैं, वो ये इफ्तारी पे गई हुई थी कहीं पे जी, लेकिन हमें कोई इफ्तारियों पे नहीं बुलाता। ये हाई लेवल की इफ्तारी करके आई, बता भी नहीं रही कि क्या मेन्यू क्या था। 3-4 दफा मैंने पूछा लेकिन कोई लिफ्ट और कुछ लेके भी नहीं आई। जी सना, तो ये मेरे ख्याल 2 प्लेयर्स आपस में ही बात कर ले तो बेहतर देखिए होगा। भाई, इस्लामाबाद मैं आई हूँ इनके शहर, तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ कोई वेलकम खाना। 3 साल हो गए वो नहीं मिला, तो फिर मैं क्यों बताऊँ मैं कहाँ गई हूँ। मैं बाजिद भाई की अच्छी बात बताता हूँ। बाजिद भाई के साथ मैंने जितना काम किया माशाल्लाह, बाजिद भाई बाहर आपके साथ खाने पे चले जाएंगे, लेकिन इनके घर के अंदर सिर्फ इनके घर के फर्द ही जाते हैं। किसी को दावत पे इन्होंने कभी आज तक घर पे नहीं बुलाया। चलो बाहर ही ले जाए, हमें बाहर ले जाए। चलो बाहर खाएंगे इंशाल्लाह। कोई छनमारी इनको बहुत पसंद है। अच्छा चले जी, गेम पे आते हैं। सबसे पहले सर 3 वनडे इंटरनेशनल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 29 को और 2 अप्रैल को और फिर 5 को वनडे इंटरनेशनल्स होंगे। आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की टीम आप पहुंच चुकी है, हम स्क्वाड्स पे बात करेंगे। यहाँ से गोइंग अहेड, व्हाट डू वी नीड टू डू? देखिए, बज़ाहिर अगर आप स्क्वाड्स पे नज़र डालें तो न्यूजीलैंड ने बहुत ही नया स्क्वाड सा खिलाया है। मेरे ख्याल लेथम भी शायद इंजर्ड हो गए हैं, तो वो भी टीम के साथ नहीं है। एक अजहर अब्बास होते थे जो मॉडल टाउन में क्रिकेट खेलते थे, वो सबसे बड़ी खबर तो यही है। वो मॉडल टाउन में काफ़ी अरसा क्रिकेट खेलते रहे, मुल्तान से खेलते रहे, बड़े अच्छे बॉलर थे। उनका बेटा न्यूजीलैंड के स्क्वाड में सेलेक्ट हुआ है। माशाल्लाह, क्या बात है। इसी वजह से स्क्वाड के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो मिचेल है, निक कैली, मोहम्मद अब्बास। तो ये निक कैली और मोहम्मद अब्बास ये तो बिल्कुल ही नए, इनका डेब्यू होना है, अभी ये खेले नहीं है। अब जितने मोस्टली जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं वो नए आगे की तरफ देख रहे हैं, जो हेनरी निकल्स भी बिल्कुल आप जो प्लेयर्स एसोसिएट करते हैं इनकी टीम से, जो इवन आप चैंपियंस ट्रॉफी में जो प्लेयर्स इनके लिए खेल रहे थे वो आपको ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहे। तो बेसिकली ये दे हैव गॉन फॉर द मतलब फ्रेंच प्लेयर्स जिनको उन्होंने स्क्वाड में भर्ती किया है। अच्छा सर, चूंकि स्क्वाड की बात हो रही है, टॉम लेथम अभी आपने तज़किरा कर दिया।
न्यूजीलैंड से कीपर्स निकलते हैं ना, वो अब ये मिचेल हे जो हैं ये भी कीपर हैं, साइफर्ट भी कीपर हैं, टॉम लेथन भी कीपर हैं। तो जो कीपर्स इनकी तरफ से निकलते हैं ना, वो एक तो कीपिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल ब्रेंडन मैकलम के बाद या उनसे आगे पीछे इनके कीपर्स जो बैटिंग करते हैं ना, परोरे को देख लें, वो भी बहुत आउट क्लास बैटिंग करता था। तो जो कीपर, एक तो कीपर भी बहुत अच्छा है, जो भी न्यूजीलैंड का कीपर है आप रिसेंट पास में देख लें, कीपर मुकम्मल कंप्लीट कीपर है, प्लस बैटिंग का उनको एडवांटेज है क्योंकि वो दोनों चीज़ें कर लेते हैं। इसमें मतलब बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट जी जी करें। न्यूजीलैंड में स्पेशली साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में, इवन ऑस्ट्रेलिया में, ये बचपन से ही ना सारी स्पोर्ट्स खेलते हैं। मतलब आप जब शुरू करते हैं स्कूल या मतलब उसमें आपको हर स्पोर्ट की ऑप्शन होती है, हर स्पोर्ट खेलते हैं, मल्टी स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो अगर आप इनकी फील्डिंग देखें, ग्लेन फिलिप्स का जो आजकल बड़ा नाम है, वो भी कीपर है, बट मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। साउथ अफ्रीका को भी ये एडवांटेज है। अगर साउथ अफ्रीका की आप फील्डिंग देखें तो दैट इज़ बिकॉज मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, या इवन अगर जॉन्टी रोड्स की बात करें तो वो तो साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल हॉकी में आ सकते थे। तो वो ऐसी डेवलपमेंट होती है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे एशियन सेटअप में ऐसी डेवलपमेंट नहीं है कि कंप्लीट एथलीट्स, राउंडेड एथलीट्स। तो इनके जो भी आते हैं टीम में मोस्टली एथलीट्स आते हैं, क्रिकेटर्स नहीं आते। उसकी वजह ना सर, उसकी वजह यही है कि शुरू से ही वो मल्टी स्पोर्ट्स खेलते हैं। वो भी है, और दूसरा उनके स्कूल जो है वो 500-500 गज के घरों में नहीं बने हुए। मेरे ख्याल उसकी एक वजह ये भी है, वहाँ पे स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, ग्राउंड्स है, उनको खिलाया जाता है, बचपन से उनको इंस्टिल किया जाता है, यूज्ड टू किया जाता है, व्हिच इज व्हाई हैंस एथलेटिक एबिलिटी। वेरी क्विकली बिफोर आई मूव ऑन टू सना, जो अभी हमने आपको स्क्वाड दिखाया न्यूजीलैंड का, डू यू थिंक दैट इट्स अ वेल बैलेंस्ड स्क्वाड? टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, यू नो, बॉलिंग, एवरीथिंग इज इन प्लेस? नहीं, वो तो स्क्वाड है, बट अगर आप कंपैरिजन जब सना देखिएगी पाकिस्तान का स्क्वाड, तो कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान का स्क्वाड मच मोर एक्सपीरियंस्ड है, और ऐसे लगता है कि शायद ऑन पेपर राइट नाउ अगर आप दोनों स्क्वाड्स का कंपेयर करें तो पाकिस्तान का स्क्वाड स्ट्रॉन्गर लग रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप इनमें न्यूजीलैंड के जो चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। एग्जैक्टली जी, मैं सना की तरफ बढ़ता हूँ। सना, पाकिस्तान के स्क्वाड पे नजर डालते हैं जरा। देखिए जी, मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सलमान अली आगा ने अपनी जगह वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी हद तक बना दी, अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है ओडीआई के अंदर, अबरार भी हैं, आकिफ को देख के खुशी हुई है, इनको काफ़ी अर्से से परफॉर्म करें, बाबर आजम आपके पास मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ स्टिल में मैं समझती हूँ कि क्वेश्चन मार्क है, ही हैज़ टू परफॉर्म, इमामुल हक बड़े अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी अब मौका शायद मिल जाएगा इस जगह पे। फिर खुशदिल शाह हैं, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर की वापसी बड़े दिन के बाद हुई है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। जैसे बाजिद भाई ने बात की, इरफान खान भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, फिर नसीम शाह हैं, सुफियान की अच्छी। असल में सना, इसमें हम बहुत आगे भी जा रहे हैं। आपको पता है कि हारिस रऊफ को और उस्मान खान को रिटेन किया गया, और ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, ये पाकिस्तान टेलीविजन से ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यू नो, सो जो बैलेंस की अभी हम बात कर रहे थे, ये ऑब्वियसली अगर हम T20 इंटरनेशनल वाले स्क्वाड को देखते हैं, वो रिलेटिवली वाज वेरी न्यू एज वेल। अब हम ओडीआईज की तरफ बढ़ते हैं तो अब हमें लगता है कि शायद हमारा स्क्वाड बड़ा वेल बैलेंस्ड है। हम बॉलिंग को देखें, मिडिल ऑर्डर को, टॉप ऑर्डर को, आई थिंक एवरीथिंग इज इन प्लेस। नो, देखिए बात वही आ जाती है, टेक्निकली ये बैटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन जगहों पर रन्स किए हुए हैं, और वनडे क्रिकेट में आपको टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इन कंडीशंस के ऊपर कि आप लंबी इनिंग्स लेके जाना चाहें। तो अब आपको थोड़ी तसल्ली होती है इस बैटिंग लाइनअप को देख के कि they will be able to hopefully not only continue playing 50 overs but उसका एक अच्छा रिदम भी मेंटेन कर लेंगे। बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आपके माइंडसेट का। रिजवान से भी T20 कप्तानी ली गई, जब हमने देखा शाहीन से ली गई, उनको एक हमने देखा कि उनकी फॉर्म में एक डिप आया, बाबर से ली गई, उनके ऊपर एक असर ज़रूर आपको नज़र आया। एक प्लेयर जब भी आप, पाकिस्तान की कप्तानी एक बहुत बड़ा ऑनर है, तो जब आपसे इस तरह ली जाती है कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ज़रूर होता है। तो होपफुली रिजवान के ऊपर हमें वो नज़र ना आए, बट अभी बहुत सी डिफरेंट चीज़ों से गुजर के ये प्लेयर्स आ रहे हैं। बाबर भी
वापस आ रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक कम बैक कर रहे हैं, इमाम वेट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पहला मैच हम अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टार्ट करें। एग्जैक्टली मैं बाजिब भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको देखने के लिए बता दूं कि टॉम लैथन चूंकि उनका एक्सरे आ गया, उनको फ्रैक्चर हो गया, उनकी जगह पे हेनरी निकल्स खेलेंगे और उसके बाद विल जंग भी जो है वो सिर्फ पहले मैच में होंगे, दूसरे तीसरे मैच में नहीं होंगे और उनकी जगह पे भी मेरे ख्याल है किसी और नए लड़के को खिलाया जा रहा है। अब हम जरा बैलेंस के हवाले से बात करते हैं। T20 इंटरनेशनल अभी न्यूजीलैंड में हमने मूंगी खाई अनफॉर्चुनेटली, साथ ही हम आते हैं वापस ओडीआई में, ओडीआई को स्क्वाड देखते हैं तो पेपर पे अभी आपने बोला कि हमें बड़ा वेल बैलेंस लगता है। ये बात अब सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, हमने उसके लिए एक और हम जरा थोड़ा सा डीप गए, हमने तैयारी की कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे का क्या स्क्वाड था, किन लड़के कौन से लड़के आगे आ रहे हैं, कौन से लड़के ड्रॉप कर दिए गए हैं, मैं जरा उसके ऊपर नजर डालना चाहता हूं और किस वजह से कर दिए गए और जहां अपनी होम कंडीशन थी जहां हमने देखना था। अब जो रेड में है वो आपने ड्रॉप कर दिए बेसिकली, उनकी जगह पे सऊद शकील की जगह पे अब्दुल्ला शफीक आ गया। अब्दुल्ला शफीक को जहां खिलाना था होम कंडीशंस पे वहां नहीं खिलाया। साउथ अफ्रीका के बाद आपको लगा कि शायद अब्दुल्ला शफीक हमारे बस का नहीं है, ना हमने अपने जो भी हमारे होम कंडीशंस थे ना हमने उनको आइडेंटिफाई किया। यहाँ दुनिया भर से जो खिलाड़ी लेके आए वो स्पिनर्स लेके आए, हमने यहाँ पे पेसर्स खिला दिए, ना हमें अपनी कंडीशंस का पता चला। उसके बाद नीचे आते हैं तो आकिब जावेद हमें नजर आते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद हसनैन की जगह मोहम्मद अली नजर आते हैं, कमरान गुलाम की जगह जो है मोहम्मद इरफान खान नजर आते हैं और उसके बाद सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम जूनियर। और डिजास्टर के बाद क्यों हमें ये चेंजेस समझ में आते हैं कि अच्छा यार हूं नसी ऐड करना सी। नहीं, सबसे बड़ा तो आप ये देखिए कि स्क्वाड में जो सबसे बड़ी डिबेट थी वो ये थी कि आपने एक तो स्पिनर नहीं रखा, ऊपर से ओपनर्स नहीं रखे। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी गुजर जाती है तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक भी ओपनर आ गए, इमामुल हक भी ओपनर आ गए, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बाबर शायद दोबारा नंबर 3 पे तो अब ये ठीक हो गए, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नंबर 3 और बाबर को आप पहले नंबर पे ओपन करा रहे और उसको ओपन क्यों कराया? ठीक है, बाबर अच्छा नहीं खेला, वो तो सबको पता है कि अच्छा नहीं खेला चैंपियंस ट्रॉफी में, बट एक प्लेयर जो रैंकिंग में आपके 2-3 साल पिछले 2-3 साल से नंबर 1 रहा है, जो नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है, उसको आप आईसीसी टूर्नामेंट में उस जो आपका बेस्ट प्लेयर है उसकी पोजीशन चेंज करके उसको ओपनर डाल लेते। फिर आप स्पिनर आप क्यों ऐड कर रहे हो? न्यूजीलैंड में स्पिनर ऐड कर रहे हो जो पाकिस्तान में सब बोल बोल के थक गए थे कि जिस मतलब एक बात जब हर कोई कह रहा हो ना तो वो बात फिर ठीक ही होती है। मतलब इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सपर्ट्स या जो भी मतलब तज्जिया करते थे उनमें था नहीं, सब यही कह रहे थे कि स्पिनर एक आपके पास कम है, अब आपने वो ऐड कर लिया है। दूसरा एक मतलब अब नेगेटिव ही चल पड़े हैं तो एक और नेगेटिव सी बात करता हूँ। रिजवान मुझे नहीं पता कि T20 कितनी सीरीज में उसने कप्तानी की है, 1 या 2, आई एम नॉट श्योर, बट चैंपियंस ट्रॉफी 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, हाँ 2 सीरीज, उस बिना पे उस बेस पे आपने उसको T20 का कप्तान हटा दिया है। डिपाकल हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, बड़ी सीरीज आप चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई हारे हो, तो आपने उसको सजा उसको T20 से दी है कि उसकी कप्तानी ले ली है। ये मुझे समझ नहीं आई कि क्या वजह है, कि मतलब वजह तो वो बताएंगे लेकिन फिर क्या वजह है। फिर कामरान गुलाम को आप ड्रॉप करते हो कि जिसकी फील्डिंग ठीक नहीं है। अब ये तो मतलब बहाने वाली बात है कि जी फील्डिंग ठीक नहीं है, बाकी पाकिस्तान अल्लाह करे कि पाकिस्तान के पास AB डिविलियर्स और जॉन्टी रोड्स वाले सारे फील्डर हों, लेकिन कामरान गुलाम को इस वजह से और कोई वजह देते की सीरीज उसकी बड़ी बेहतरीन थी कामरान और कोई वजह अगर आप देते कि कामरान गुलाम को हम इस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं या जो भी, लेकिन फील्डिंग की वजह से आप ड्रॉप कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आए। फिर हसनैन जो मेरे ख्याल चैंपियंस ट्रॉफी खेला भी नहीं और उसको एक आधा मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में शायद मैच खेला और उसने बॉलिंग ठीक की थी, वो टीम के साथ था, उसको आपने बारों बार कर दिया। मतलब इसमें लॉजिक, मतलब जो लॉजिक आप देखते हैं वो नहीं नज़र आती। फिर आप फौरन कह देते हो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करने थे तो पाकिस्तान में 2 स्पिनर नहीं बनते थे। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस तब नहीं याद आए, तो जब आपका दिल करता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, जब आपका दिल करता है तो आप फील्डिंग ले आते हैं, जब आपका दिल करता है तो कई दफ़ा फिटनेस ले आते हैं। तो काउंटर मतलब आप दोबारा उससे सवाल नहीं होता, जो आपकी सिलेक्शन होती है उसके ऊपर बहस होने को आप ख़त्म कर देते हो ना कि नहीं जी इसकी फील्डिंग ठीक नहीं है। तो बाकी मतलब आपके पास कौन से इसका भी इसका मतलब इसका क्या ताल्लुक है कामरान गुलाम और बाकी प्लेयरों को? तो एक क्राइटेरिया आप नहीं रखते। ठीक है, आप कहते जी टेक्निकल काम करना है या जो भी आप कहते, बट
ये समझ नहीं आई मुझे। और अगर एक प्लेयर स्क्वाड में है, 1-2 मैच खेलता है और उसके बाद उसको आप टीम से बाहर कर देते हो, तो फिर उसको टीम में लेके क्यों आते हो? अगर एक मैच के लिए लेके आना, फिर ना ही लेके आओ। और इसीलिए हमने मुवाजा भी करके दिखाया आपको कि पिछले जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं उसके बाद किनको ड्रॉप किया गया। मैं जरा सना की तरफ जाता हूँ। सना, अब ये जो डिबैकल है अनफॉर्चुनेटली, ये जो अभी बाजिद भाई ने हमने जो चीज स्टैब्लिश की, ये चीज स्टैब्लिश किया है कि जो भी अभी सुनने वाला होगा, देखने वाला होगा, जिसे चैंपियंस ट्रॉफी देखी है, वो ये सोच रहा होगा कि हो की रहा। अब अगर हम हो की रहा वाले सेंटिमेंट में जाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिलेक्टर्स को सैक करें जिन्होंने गलत सिलेक्शन की थी, रादर देन आप प्लेयर्स ड्रॉप करना शुरू कर दें। बिल्कुल, जिस दिन ये न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई थी, हम चैंपियंस ट्रॉफी में के ही ट्रांसमिशन में बैठे थे और मैं उस वक्त यही बात कर रही थी कि आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उन सिलेक्टर्स की जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की। जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई उस दिन से सारे एक्सपर्ट्स, मेरे ख्याल से बाजिद भाई समेत, मेरे समेत, हम सब ये बात कर रहे थे कि आपके पास ओपनर नहीं है, आपके पास स्पिनर नहीं है। तब से हम ये बात कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट, अब जब आप किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेटा की बेसिस पे टीम बनानी शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। आपको ये देखना है कि किसकी क्या फॉर्म है। इधर आप कप्तानी की बात ने बात की कि वनडे ने अच्छा नहीं किया तो T20 से हटा दिया। खुशदिल शाह, फहीम अशरफ ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में T20 में अच्छा किया तो आज वो वनडे में भी आ गए। तो मतलब ये जो बातें हैं, बहुत से सवाल हैं जो समझने वाले हैं कि वो उधर भी अभी पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर सके, पर हम उनको उठा के वनडे क्रिकेट के अंदर ले आते हैं। तो ये जो है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो जो मैसेजिंग नीचे देते हैं, ना सिर्फ उन प्लेयर्स को जो आपने 20-25 प्लेयर्स 30 प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए होते पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि हमने कैसे क्रिकेट खेलनी है, पर बल्कि जो आने वाले अगले 100 लड़के हैं जो देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान टीम में जाना है, अब वो भी कंफ्यूजन का शिकार होंगे कि यार हम T20 में लीग्स ही खेलते रहें ताकि हमें वहाँ से सेलेक्ट कर लिया जाए, या फिर हम अपनी लॉन्गर फॉर्मेट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इधर आके मेहनत करें, क्या करें हम? तो ये कंफ्यूजन हम खुद ही अनफॉर्चुनेटली पैदा करते हैं और फिर हम बड़े कंफ्यूजन भी नहीं। अब मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जो मेरे लिए माइंड बॉगलिंग है वो ये कि हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है कि हम वनडे की परफॉर्मेंसेस के ऊपर T20 की कप्तानी ले लेते हैं, हम आपको T20 के स्क्वाड से भी हटा देते हैं, फिर हम आपको वनडे में वापस ले आते हैं। क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया को देखते हैं जिसकी जो पॉपुलर सेंटिमेंट नजर आता है, ऐसा लगता है कि शायद वो सिलेक्टर्स भी वो करना चाहते हैं, प्लेयर्स ड्रॉप हो जाते हैं, सिलेक्टर्स वही रहते हैं जिन्होंने सिलेक्शन में गलती की, जहां होम कंडीशंस को आपका पता था, आपको अपने घर का पता कि यार अभी मेरे घर में आटा खत्म है, चीनी खत्म है, क्या लेकर जाना है, तो आप स्पिनर्स नहीं आपने पूरे किए, ओपनर्स आपके पास थे नहीं, बाबर को आपने ऊपर खिला दिया। ये लुक्स लाइक अ सर्कस टू मी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं इसका जरा एविडेंस के साथ इसके ऊपर मजीद बात करना चाहता हूं कि जिनको रिटेन किया है, जिनको लेकर आए, उनका लिस्ट ए में क्या रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल है उसके ऊपर जरूर नजर डालना चाहेंगे। हम एक छोटे वक्फे की तरफ जाना चाहते हैं। शुएब भाई बड़ा अच्छा कहते हैं कि यार अब मैं इन बच्चों को क्या कहूं, और वाकई इन बच्चों को कुछ नहीं कहना चाहिए, जो इनके पीछे जो इनको चलाने वाले उनको कहना चाहिए। वो फिलहाल हमारी टीम असेंबल हो रही है नेपियर में, जहां पे हमारा पहला वनडे इंटरनेशनल होगा अगेंस्ट द कीवीज न्यूजीलैंड। तो मैं ब्रेक के साथ ही फिर उसके बाद वापस आएंगे और फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं कि लिस्टे में क्या रिकॉर्ड है और क्यों रिटेन किया गया है, और आपके होश उड़ जाएंगे जितने भी लोग जो अभी इस टाइम हमें सुन रहे हैं, आपके होश उड़ जाएंगे कि किस बेसिस के ऊपर ये लड़कों को रख रहे हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप लोग देख रहे हैं गेम ऑन है। ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड। T20 इंटरनेशनल्स की बात करते हैं तो 4-1 से जो है हमें शिकस्त हुई। अब 3 वनडे इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान ने खेल ले। इससे पहले हमने स्क्वाड के ऊपर नजर डाली, कुछ लड़के जिनको इंक्लूड किया गया स्क्वाड में, अब हम जरा उनके ऊपर भी नजर डालना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूं कि बाजिद और सना जो है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज रही हैं, पहले उस पर हम अक्कासी करते हैं कि यार हम अच्छा खेले बुरा खेले। इनफैक्ट वो तो रिजल्ट से ही हमें मालूम हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम जरा लिस्टे के करियर्स की तरफ भी जाना चाहते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो अब देखें, ये जो हमने रेड में हमने रखा है, वो रेड में वो हैं जो ड्रॉप हो गए, ठीक है, और बाकी बाबर, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल, इमाम उल हक, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, हारिस राव, नसीम शाह, अबरार अहमद। अब सर बाजिद भाई मैं आपसे शुरू करता हूँ, ये चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेज रही हैं हमारी, हाउ डू यू सी मूविंग फॉरवर्ड इनटू दिस वेयर पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड फॉर वनडे इंटरनेशनल्स? देखिए, एक तो ये 2 मैचेस हैं तो सैंपल साइज छोटा है, बट अगर आप हम इतना पाए इससे ज्यादा खेलते तो हम कहीं को सैंपल साइज बड़ा करते। अगर आप साउथ शकील को लेके आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो किसी वजह से उसको लेके आए हैं टीम में, वो अब वो वजह ख़त्म हो गई है, इसकी मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि साउथ शकील तो मतलब इन टर्म्स ऑफ
एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंटरनेशनल सर्किट पे वो है अब 2-3 साल। तो अगर आप उसको वनडेज में इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर एकदम से आपका यू टर्न कैसे हो गया कि अब वो ही इज़ नॉट नीडेड। शाहिनशाह अफरीदी ज़ाहिर है थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है तो आपने उसको ड्रॉप किया है, बट इमाम एक मैच खेला है, वो बाहर से आके खेल जाता है। उस्मान खान जो टीम में होता है उसको नहीं आप खिलाते, तो वो अब उस्मान खान भी आ गया है टीम में दोबारा। उसको तो ऐसे ट्रैवलिंग रिजर्व ही रखा हुआ है, उसको मैच तो एक आधा ही देते हैं लेकिन पूरा खिलाते नहीं। 10 लाख लगा के को अपने भेजा कि वो मैच खेलेगा 10 रन बना के। देखिए फॉर इंस्टेंस अगर आप 14 बनाते हैं तो 14 या 15 का स्क्वाड बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि जी जो रिप्लेसमेंट हैं, अगर कोई अनफिट होता है या ड्रॉप मतलब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो ये हमारी रिप्लेसमेंट्स हैं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब वो कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है, वो टीम से बाहर हो जाए, अगर टीम से बाहर हो गया तो आपने इमाम को आके खिलाया, उस्मान खान जो मौजूद था उसको वो मतलब टाप गया, उसको स्किप कर गया। तो या तो फिर आपका स्क्वाड का सिलेक्शन ठीक नहीं था, जो कि प्रूव हो गया कि स्क्वाड का सिलेक्शन ठीक नहीं था। अब्दुल्ला शफीक का बहुत ही क्यूरियस केस है। अब्दुल्ला शफीक अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं, इंडिया में जो वर्ल्ड कप था वो प्रॉब्ली आपका बेस्ट नहीं तो नंबर 2 आपका बैटर था। उसके बाद इतने वनडेज हो ही नहीं है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे खेला जहाँ पे इसने अच्छी परफॉर्म किया, वो एक साइम के साथ इसने पार्टनरशिप की, बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी इसकी। फिर जाता है साउथ अफ्रीका नहीं जिम्बाब्वे जाते हैं, जिम्बाब्वे में भी बस डिसेंट परफॉर्मेंस होती है। साउथ अफ्रीका में उसके 3 जीरोस होते हैं, आप उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हो। अब जब वो डिस्कार्ड हो जाता है, आपने किस बेस पे डिस्कार्ड किया कि जी 3-0 कर दिए, इसको डिस्कार्ड कर दो। और डिस्कार्ड करते हैं आप होम कंडीशंस में डिस्कार्ड करते हैं, जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जहाँ पे जो वो उसका टेक्निकल फ्लॉ जो है वो शायद इतना ज़्यादा एक्सपोज ना होता। अब अल्लाह करे कि उसने टेक्निकल फ्लॉ ठीक कर लिया हो, बट अब उसको वापस लेके आते हो, मुझे नहीं पता कि उस वक्त ड्रॉप क्यों करते हो और अब ले क्यों आते हो। ओपनर तो आपको तो उस वक्त भी चाहिए था, अब भी चाहिए, लेकिन आप उस वक्त उसको ड्रॉप करते हो जहाँ पे आइडियल उसके लिए कंडीशंस थी। और वो ऐसा प्लेयर था जो पिछले कई अरसे से वनडे क्रिकेट इंडिया वाले वर्ल्ड कप के बाद बहुत थोड़ी हुई है पाकिस्तान की, तो उसमें आप उसको जब उसकी डिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं तो एक सीरीज़ की बिना पे आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हो। तो ये अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में? इतनी कंफ्यूजन मैंने इससे पहले आपके चेहरे पे देखी नहीं है कि हुन हो की रहा है, चल की रहा है। मेरा ख्याल है जो वाजिद भाई का जो फेशियल एक्सप्रेशन है कि अब ये सवाल ये नहीं जा रहा है कि यार सनू दे समझा दो कि तुझे करना की अचीव की करना चाह रहे हो। मैं ये सेम क्वेश्चन सना की तरफ लेके जाता हूं। बर्दाश्त से बाहर है। नहीं बर्दाश्त से बाहर है, बात भी ठीक है। मतलब बात ये है कि हम बात करते हैं हर वक्त, सारे बात करते रहते हैं प्लेयर डेवलपमेंट की। ये वो फैसले हैं जिनसे प्लेयर्स के करियर तबाह कर देते हैं। सऊद शकील को भी आप तबाह कर रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक, मैं गलत ना हूं तो जिस वक्त उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, वनडे में और बड़े क्रिकेट में परफॉर्म किया था, तो न्यूजीलैंड ही लेके गए थे इनको T20 खिलाने के लिए, डेब्यू कराने के लिए, और बेचारे फेल होके और T20 साइड से ड्रॉप हो गए थे। अब वो जब उनके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर माउंट हुए तो फिर कहते हैं वहीं ले चलते हैं जहाँ पे इनको हमने ड्रॉप किया था। तो ये वो फैसले होते हैं कि जिनसे आप प्लेयर्स के करियर्स ख़राब करते हैं और उनकी मोटिवेशन गिराते हैं। अब आप सऊद शकील की बात कर लें कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, उनको आपने मिडिल ऑर्डर से उठा के टॉप ऑर्डर में वनडे क्रिकेट खिलाई, जिस वक्त उनको आपने पिछले 1 साल में कुछ वनडे क्रिकेट के करीब भी नहीं आने दिया। जो आपके साथ चल रहा था, अब्दुल्ला शफीक चल रहा था, इरफान खान नियाजी चल रहे थे, उनको आप एंड टूर्नामेंट से पहले बाहर कर देते हैं। तो ये वो फैसले हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी और जो आपका थिंक टैंक है उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए, उनसे बात पूछनी चाहिए कि आपने उस टाइम पे ये फैसला क्यों किया। और अब जब दोबारा आप सऊद शकील की, या तो उसके साथ फिर कंटिन्यू करें, फिर दें उनको 2-3 सीरीज और। True. तो ये जो हम बार बार प्लेयर्स के साथ, ये खाली नाम नहीं होते, ये इंसान होते हैं जिनको फिर आप हिला देते हैं आप, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमारा प्लेयर क्यों नहीं कन्वर्ट होता इनटू अ कोहली, इनटू अ रोहित शर्मा, क्योंकि आप उनके बीच करियर्स में आके उनके ऊपर इस तरह के फैसले करते हैं। बाबर भी मेजॉरिटी, टेक्निकल इशू तो आप साइड पे रख दें, मेजॉरिटी जो वो डिस्टर्ब हुआ है, जो कप्तानी की टू एंड फ्रो हुई है ना, रिले रेस, ये आप ले लें, ये मैं ले लूँ। मैं खुद कप्तान रही हूँ, मुझे पता है कि देखिए जो मर्जी, किसी को लालच ना भी हो ना कप्तानी की, वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है
लेकिन ये ऑनर इतना बड़ा है कि जब आप इस तरीके से इतने अनसेरेमोनियल तरीके से उसको ले लेते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और आई थिंक ये हमें सोचना चाहिए इस तरह के बड़े फैसले करने से पहले। जैसे बाजिद भाई कल भी बात कर रहे थे कि टीम में आना भी मुश्किल होना चाहिए, टीम से निकलना भी मुश्किल होना चाहिए। एग्जैक्टली और ये जो आपने आना और निकलने वाली बात की है, मेरा ख्याल है उसका एक कोई तरीका भी होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं प्लेयर्स का, और पाकिस्तान में खिलाड़ियों की फहरिस्त है पूरी, जो करियर्स आपने डिस्ट्रॉय किए हैं, 2-2 मैचेस, एक मैच खिला के एक्सपोज करके उन कंडीशंस के ऊपर जिन कंडीशंस का उनके पास कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं था। अब नवाज का क्या कैरियर होगा, मुझे नहीं इस बात की समझ आती कि अगर उनको आप कितना रन और देंगे। 100 तो उन्होंने कर दिया, वो अच्छी बात है, उसके लिए हम कंग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन क्या हमें नहीं लगता कि T20 इंटरनेशनल्स में अभी, हालांकि ओडीआई केसेस का कोई मुवाजना नहीं है, कि जो कल सना ने भी बात की थी यार, कि किसी किस्म की आपकी कोई फॉर्म नहीं नजर आती, आपका फुटवर्क नजर नहीं आता, आप ऐसा लगता है जैसे डिसरेड है, आपने टेप बॉल क्रिकेट से खेलना शुरू किया था, तो काफी सारे मसले मसाइल हैं। मैं वापस एक बात के ऊपर आना चाहता हूं बाजिद भाई, क्या कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि रादर देन ब्लेमिंग द प्लेयर कि हमने सिलेक्टर्स को सैक किया हो, हमने कहा होगा कि यार इसकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी या इस बंदे के फैसले ठीक नहीं थे, इस वजह से आज पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इस दौराए पे खड़ा है? सिलेक्टर्स का मुझे तो नहीं याद पड़ता कि आपने सिलेक्टर्स वैसे सैक हो जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ओवरऑल पहले ज़माने में तो ये होता था कि अगर को आप बड़ी सीरीज़ या आप वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म करते तो पूरा बोर्ड सैक हो जाता था। अब वो सिलसिला नहीं है। एक जो मज़े की आपको बात बताऊँ, आप प्लेयर्स की बात करें, हारिस रऊफ आपने अभी बताया इनिशियली ये वनडे के स्क्वाड में नहीं था। अगर ये इसकी T20 सीरीज़ अच्छी ना जाती तो ये वनडे के स्क्वाड में ना होता। और आपको मैं याद दहानी कराऊं तो ऑस्ट्रेलिया में इसने बहुत जालिम बॉलिंग की थी जहाँ पे हम वनडे सीरीज़ जीते, साउथ अफ्रीका में भी बहुत जालिम, फिर ICC का मेरे ख्याल प्लेयर ऑफ द मंथ या कुछ ऐसे हारिस रऊफ बना। 2 मैच जो आप चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हो उसमें उसकी बॉलिंग सही नहीं होती, आप उस पर सवालिया निशान डाल देते हो। अगर ये और बहुत बड़ा चांस था कि इस T20 सीरीज़ में छोटे ग्राउंड अच्छी पिचेस पे हारिस रऊफ पिटता, लेकिन उसने कमाल बॉलिंग कर दी तो उसका नाम आ गया। अगर उसने 19-20 होता तो वो ना होता, तो हारिस रऊफ इस स्क्वाड में ना होता। और आप सोचते कि यार हारिस रऊफ जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2 सीरीज़ आपको जिता गया है और सबसे अच्छी बॉलिंग की है, ICC में वो कह रहे हैं कि ये प्लेयर ऑफ द मंथ है, उसको आप एकदम साइड पे कर देते हो, तो मतलब हैरानगी फिर और ज्यादा हैरानगी होती कि यार ये अभी तो बच गए हैं कि हारिस रऊफ टीम में आ गया है। हाँ जी। लेकिन अगर ना होता तो फिर आप क्या जस्टिफिकेशन देते। और दूसरी एक बात से मैं ज़रूर इख्तिलाफ करूँगा कि सना ने कहा कि कोहली नहीं हम बना सकते। कोहली बड़ा मुश्किल है बनाना, क्योंकि ना वो पराठा खाता है, ना वो कोई ढंग की चीज़ खाता है, वो कुछ भी नहीं खाता, ना वो शिकारी खाता है। रोहित शर्मा शायद हो सकता है लेकिन कोहली नहीं हो सकता। 8,000 से ज्यादा रन उसे चेजिंग में कोहली नहीं हो सकता। और ग्लेन फिलिप्स का क्या ख्याल है, वो बन सकता है? देखिए हम तो जहाँ जाते हैं 800 पुशअप्स। देखिए ऑन अ लाइटर नोट, हम तो जहाँ जाते हैं हमें, आपको पता है क्यों पहचान लेते हैं कि ये पाकिस्तान से है? रोटी नहीं, हमारे से मसाले की खुशबू आती है इस वजह से हमें मसाला पसंद आता है। और शुएब भाई ने मुतअद्दिद दफा बोला है कि यार कि बिरयानी की देगी आ रही है अगर सीरीज जीत गया। अच्छा, कल आपने एक सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, आपने कहा कि अगर हम लोएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट भी देखें इंग्लैंड में तो उनका 4 साल की ना एक किताबचा देते हैं कि भाई ये आपका स्केड्यूल इस तरह आपने खेलना है। अब जो हमें अपनी प्लानिंग नजर आती है वो प्लानिंग इस तरीके की नजर आती है कि शायद हम सीरीज टू सीरीज चल रहे हैं। अच्छा, इस सीरीज में क्या एडजस्टमेंट कर दें, इस सीरीज में क्या एडजस्टमेंट कर दें, ये हमारे में इनहेरेंट है। मतलब फ्लेवर ऑफ द मंथ पे हम चलते हैं। अब जैसे हमने इधर सारा शोर मच गया कि स्पिनर होने चाहिए, स्क्वाड में स्पिनर आ गए, वनडे मतलब ओपनर होने चाहिए। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको कप्तान बना दी। फ्लेवर ऑफ द मंथ पे चलते हैं। अब जैसे माशाल्लाह रमज़ान है ना, तो हमें सबको पता है मगरिब किस टाइम होनी है। अब जैसे ईद होगी उसके बाद किसी कोई बंदा होगा कि मगरिब का टाइम हो गया कि फ्लेवर ऑफ द मंथ पे जिस तरह हम ऐसे चलते हैं वो भी वैसे ही चल रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है बड़ी खूबसूरत बात किया। तो नो प्लानिंग एट ऑल, नो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कोई नहीं पता कि हमारा क्या सीक्वेंस होगा, हमने किस तरफ जाना है। अभी भी ऐसा लगता है कि शायद डायरेक्शन हमारे पास किसी किस्म की कोई है ही नहीं। आई थिंक अब मैं जरा बात को वापस लेके आता हूं और मैं
सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ कि ये जो अब जो इंक्लूजन्स हुई हैं प्लेयर्स की, वो आपको लगता है कि ठीक हुई है इंक्लूजन्स? जिन लड़कों को वो लेकर आए, जिनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, आपको लगता है दैट्स ऑन पॉइंट? देखिए, और अब क्योंकि हम वनडे क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगी। T20 की बात अब पीछे रह गई है कि अब्दुल्ला शफीक का ऑब्वियसली एक रन बनता है, और जिस तरह के वो प्लेयर हैं उनको आपको डेवलप करना चाहिए एज एन ओपनर। उनके अंदर वो टैलेंट भी मौजूद है, जनरली एक टेम्परामेंट भी मौजूद है, उनका वापस आना अच्छी बात है। इमाम बहुत ज़्यादा रन्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको भी आपको मौका देना है, क्योंकि साइम भी नहीं है, फ़खर भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर इसको टीम को देखें, सुफियान मुकीम, मेरे ख्याल से एक प्लेयर ज़रूर है, अरफात मिन्हास। चाहे वनडे क्रिकेट शायद उनके लिए अर्ली भी हो सकता है, बट आहिस्ता आहिस्ता उनको टीम के अंदर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए मिडिल में जो वो कमी पूरी कर सकें। जिस वक्त आप इमाद अपनी बहुत अच्छी फॉर्म में थे, नवाज थे, उससे पहले शाहिद अफरीदी थे, शादाब की बीच में अच्छी जो फॉर्म थी, कि आपको वनडे क्रिकेट के लिए मिडिल ओवर्स में ऐसा बॉलर जो आके विकेट्स भी ले सके और छठे सातवें आठवें नंबर पे जाके 50-60 रन या उससे ज़्यादा कर सके, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको होना चाहिए टीम के करीब। उनको हमने देखा है काफ़ी अरसे। तो ये वो लोग हैं जिनको आप अब टाइम उनका ज़ाया ना कर दें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा बहुत से आए प्लेयर्स जो थोड़ा सा टीम के करीब आए, बाहर बैठे और चले गए साइड से। तो आई थिंक इन लोगों को जो अब इन द पाइपलाइन है, जो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, उनको साथ रख के उनकी परफॉर्मेंसेस लेनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर आप टीम देखें तो अब ये ठीक ही लगती है। इसमें एक फहीम अशरफ की जगह मुझे लगता है आमिर जमाल हो, अगर वो इंजर्ड नहीं है और उनकी फिटनेस है, उनको भी मैं टीम के साथ देखना चाहूँगा। एग्जैक्टली इसी के साथ कनेक्ट करते हो जरा बाजिद भाई, क्योंकि अगर हम पेस बॉलिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान की थोड़ी सी वीक लगती है वाहिद नसीम के अलावा। अगर हम आकिब की बात करते हैं, न्यू ऑब्वियसली वसीम जूनियर का कम बैक टूर होगा। उसके बाद अगर मोहम्मद अली को देखते हैं तो परफॉर्म खास कर नहीं रहे। फिर ओडीआई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो लगता है कि शायद पाकिस्तान के लिए डाइसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर हम लिस्ट ए के ऊपर भी नजर डालते हैं, तो मोहम्मद अली, प्लीज गो ऑन बाजिद भाई, यू टेक अस थ्रू। देखिए, मोहम्मद अली, मुझे ऐसे लगता है कि ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि 4 डे क्रिकेट या लंबे जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव बॉलर है। ठीक है, आप इसको शॉर्टर फॉर्मेट खिला रहे हो, बट आई थिंक मोर इफेक्टिव उधर है। और जब आप इसको खिलाते हो टेस्ट मैच, तो आप ऐसी पिचेस पे खिलाते हो जहाँ पे फास्ट बॉलर या 4 ओवर कर रहा है या 800 स्कोर हो रहा है, तो ये बहुत एक ज़्यादती है। सुफियान मुकीम को तो टीम से बाहर होना ही नहीं चाहिए था। अगर आप इसको लेके चल रहे थे तो इसको चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए था। अब मज़े की बात यह है कि जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में जब इसकी बात हुई कि दूसरा स्पिनर सुफियान मुकीम होना चाहिए, नहीं जी, एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप 2017 तक जाएं तो शादाब का कितना एक्सपीरियंस था, तो आपके पास वो मतलब एक पुराना मतलब एग्जाम्पल भी था जहाँ पे आपको ज़रूरत थी स्पिनर की, आप लेके गए स्पिनर जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और वो डिलीवर कर गया। लेकिन सुफियान मुकीम रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। और देखें, एक शो में पहले मैंने बात की थी कि पाकिस्तान को हम कहते हैं कि काफ़ी मैवरिक साइड है या हम बहुत वो एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड साइड है, बट टैलेंटेड तो है, बट हम जो है ना बेसिकली बहुत ही रेजिमेंटेड, ऐसे टेक्निकली ना हम बहुत रेजिमेंटेड हैं कि हम वो किताबी क्रिकेट मांगते हैं। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि अब जाके लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर पाकिस्तान में खेला है, अब जाके। और हमें वो कहते हैं, दुनिया कहती है कि यहाँ पे तो एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब अच्छा। उसके अलावा अगर आप देखें, मैं एक शो पे पहले भी कह चुका हूँ कि हम चाहते हैं जो हमारा जो कोचिंग स्टाइल है या जो ट्रेडिशनल हमारे जो थ्रू द रैंक्स आता है ना, वो कहते हैं यार इसको ना इस तरीके से खेलना चाहिए। तो हम आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, अगर मतलब थोड़ा सा कोई डिफरेंट प्लेयर हो तो उसको हम ज़्यादा देर टिकने नहीं देते। फ़ाद आलम इज़ मतलब सबसे बड़ा केस इन पॉइंट है। वो टेढ़ा खड़ा होता है, उसने जब दूसरी दफ़ा वापसी 10 साल के बाद उसने फिर रन्स किए, बट जब उससे थोड़े से रन्स नहीं हुए तो फिर वही बातें होनी शुरू हो गई कि इसने इसका स्टांस कैसा है और ये खेलता कैसे है। अब उस दिन उस्मान समीउद्दीन एक पॉडकास्ट में कह रहा था कि फ़खर ज़मान अगर मिकी आथर उसको बैक ना करता तो शायद फ़खर ज़मान भी ज़्यादा देर ना खेलता, क्योंकि वो हमें पसंद, इस किस्म के पाकिस्तान को इस किस्म के प्लेयर पसंद नहीं है। तो शायद हम दूसरे दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में वो
मतलब डिफरेंट अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन हमारा जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। बहुत कम आपके पास और हमारा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ सिलेक्शन वो कमाल है। वो अनऑर्थोडॉक्स है। वो अनऑर्थोडॉक्स है। तो जो क्रिकेट खेलने का हमारा तरीका है वो भी कन्वेंशनल नहीं है, जो हमारा सिलेक्शन का तरीका है वो भी वैसा नहीं जो बाय द बुक होना चाहिए। हम टूर्नामेंट में जाते तो कहता है ये अंडरडॉग्स है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो जो रेजिमेंटेड स्टाइल है वो भी नजर आता है हर किस्म का। मतलब ऐसा लगता है जैसे 12 मसालों वाली चाट नहीं होती, वैसे लगता है कि हमारे तरीके तौर चल रहे हैं। और उस दिन बाजिद भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, उन्होंने कहा कि कौन से मुल्क के बोर्ड के चेयरमैन का नाम आपको याद है यार, आप पहले मुझे ये बात बता दें। आई थिंक जब भी बात होती है कोचेस के हवाले से होती है, उनके हेड कोच कौन है, बॉलिंग कोच कौन है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उल्टा ही है, बैक ट्रैक चलता है। किसी को ज्यादा नहीं पता होता कि कोचेस कौन है, खैर जो फील्ड से रिलेटेड है उनको जरूर पता होता है। लेकिन जस्ट टू सम इट अप, आई थिंक इट इज गेटिंग माइंड बॉगलिंग नाउ। हालांकि ये होना चाहिए था कि इस किस्म की दिल बर्दाश्ता शिकस्त के बाद पाकिस्तान को अपनी जो डायरेक्शन थी उसको ठीक कर लेना चाहिए था, जो गलतियां थी उनको सुधार लेना चाहिए था। बट पैदर पे जो एक ही चीज नजर आती है वो इनकॉम्पिटेंसी नजर आती है, नॉट इन प्लेयर्स, द वंस हु आर एक्चुअली मेकिंग देम प्ले। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा ये अभी जो स्पिनर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, मैं जरा थोड़ा इसको मजीद एक्सप्लोर भी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो इंडिया का स्पिनर है उसने जो मुहावरा है वो तो ये है कि नात डाल दी और इधर हम अपने वाले को खिलाते नहीं। मैं तो सना की तरफ जाना चाहता हूँ। जी सना, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल यही बात, जैसे बाजिद भाई ने कहा कि सुफियान मुकीम को ड्रॉप इसलिए किया गया कि जी एक्सपीरियंस नहीं था, तो वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू हुआ है चैंपियंस और उन्होंने ओवर भी कराया, उन्होंने कहा खेलो तुम। तो और रोहित शर्मा की आप ये कप्तानी देखिए कि शुरू के 2-3 मैच उनको नहीं खिलाए, जरा लेट लेके आए चैंपियनशिप के अंदर, जिस वक्त उनको लगा पिचेस मजीद स्लो होती जा रही हैं और अब उनके कंपटीशन ऐसे टीम्स के साथ है जो स्पिनर्स पे फंसती हैं। तो किसी भी प्लेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके कप्तान, आपका कोच, आपके सिलेक्टर्स, आपका थिंक टैंक, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। हम लोगों का जो अलमिया है पाकिस्तान का, एक तो माशाल्लाह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सबको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आपको हर वक्त कोई ना कोई प्लेयर नया मिलता रहता है कि आप कहीं ना कहीं से कोई प्लेयर आपके पास आ जाएगा। इसलिए हम शायद प्लेयर्स की उस तरह कदर नहीं कर पाते। न्यूजीलैंड एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, वहाँ पर उनको पता है कि अगर हमने अपने प्लेयर का लुक आफ्टर नहीं किया तो वो बास्केटबॉल, हॉकी, रग्बी, उनके पास बहुत से और ऑप्शंस है जिसमें वो चले जाएंगे। तो प्लेयर्स को एक स्पोर्ट में रिटेन करने के लिए आपको वो सारी सहूलतें देनी पड़ती हैं वहाँ पर, जो एक टॉप लेवल एथलीट को आपको देनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं टू स्टार्ट द करियर विद, नॉट टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान, कि भाई आपको वो उस वक्त के लिए वक्ती तौर पे जगह फिल कर लेगा तो उतने तक तो आपको मिल जाएगा। पर ऐसा प्लेयर जो हर 5 में से 3 मैच जिताए आपको या 2 मैच जिताए, उसको बनाने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको साथ साथ इवॉल्व करना है, नॉट ओनली एज अ प्लेयर, एज अ थिंक टैंक, कि मैंने उसको यूज कैसे करना। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर वनडे क्रिकेट में जिस वक्त मुझे रीड कर लिया गया, शुरू में एक सक्सेस हुई, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता आर्म बॉल डेवलप करना पड़ा, लेग स्पिन डेवलप करनी पड़ी, वो भी सब कुछ जब हो गया तो हमारा जब कोच आया गोरा, उसने मुझे नया बॉल कराना शुरू कर दिया। सो उससे एक और वेरिएशन आ गई बॉलिंग में कि चलो हमारे पास फास्ट बॉलर्स उस तरह के पेस के नहीं थे, तो हम अपने स्पिनर को वो एज दे दें, तो वहां से मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन सकी। तो ये सब चीजें आपके करियर में, ये सारे थिंक टैंक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जब एक प्लेयर किसी भी जगह पे पहुंचता है। तो आई थिंक ये वाली चीजें भी पाकिस्तान में मिसिंग है कि हम किसी प्लेयर का पोटेंशियल इन डिफरेंट फेज ऑफ देयर करियर उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से मजीद डेवलप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसको थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा डीपर लेके जाए ना, तो प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो प्रिपरेशन होती है इंटरनेशनल, मतलब आप प्लेयर्स को वो स्टेपिंग स्टोन दे रहे हैं कि आप यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएं। अब वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, अब फैसिलिटीज़ लोग, ये मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन जो फैसिलिटीज़ लोग समझते हैं कि ड्रेसिंग रूम और ग्राउंड का माहौल, वो नहीं। फैसिलिटीज़ हैं बेसिकली पिच और बॉल। अगर पिच और बॉल वो रिजेंबल करे जो आपका होम सीरीज़ में जो टेस्ट मैच या वनडे मैच में होना है, अगर वो रिजेंबल करे तो जो परफॉर्मेंस आप वहाँ दोगे दैट विल हेल्प यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर आप वहाँ पे आउट करके आते हो, 10 मैचों में फास्ट बॉलर 50 आउट करके आता है और घास वाली पिचों पे, और मतलब एक सख्त बॉल के साथ, और आप इंटरनेशनल टेस्ट मैच जब खेलते हो
तो बिल्कुल फ्लैट पिच होता है और कुकाबरा का बॉल होता है जिसकी सीम मतलब ना होने के बराबर है, तो जाहिर है आपकी परफॉर्मेंस में डिप होगी। तो उसमें प्लेयर का फॉल्ट नहीं है, प्लेयर तो जो उसको कंडीशंस मिली उसको परफॉर्म करके आया है, बट वहां पे कंडीशंस और है तो आपने रेप्लिकेट नहीं किया। तो प्रेपरेशन एक तो बिल्कुल आपकी ख़त्म है कि आपने प्लेयर प्रिपेयर करना है फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, उसको आपने हैंडीकैप किया हुआ है। बॉल और पिच का ही इतना फ़र्क है, वही अभी तक आप सेटल नहीं कर सके। तो आप आगे इससे डीपर जो स्ट्रक्चर की बातें वो मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद दूसरा एलिमेंट ये है कि अब जैसे केस इन पॉइंट मोहम्मद अली को आप 2-3 सीजन देखते हो, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और वो आप कहते हो कि जी हमारा इस वक्त डोमेस्टिक में ना सबसे अच्छा बॉलर, तो आप उसको टेस्ट मैच में चांस है। टेस्ट मैच में चांस कहाँ देते हो? रावलपिंडी की पिच पे जहां एक दिन में 500 होता है, पेसर्स थके हुए थे वहां चांस देते हैं। फिर आप उसको दोबारा लेके आते हो ऐसी पिच पे जहां पे पेसर 10 से 12 ओवर मतलब पूरे मैच में टोटल 10 से 12 ओवर कर रहा है, तो वो उसकी जो उसने जो 100 आउट या 200 आउट करके जो आया, 150 आउट करके वो आया, वो जीरो हो गया ना। और फिर अब उसको आप वाइट बॉल खिलाते हो, तो जो आपने एक प्लेयर जो मेरे ख्याल से 4 डे के लिए सबसे सूटेबल है, उसको आप साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में नहीं खिलाते, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस को क्या करना है। तो ये इश्यूज हैं। और जिस तरह सना ने कहा कि प्लेयर को डेवलप करना, उसमें कप्तान मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है, मगर अगर आपका यही सिम्प्ट में नहीं है कि आप, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप पिंडी स्टेडियम में फर्स्ट क्लास मैच खेलते हो, उसकी पिच बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है जो कि टेस्ट मैच में प्रिपेयर होनी है, बॉल बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है जो टेस्ट मैच में प्रिपेयर होना है। तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो इतनी लंबी जंप मारे? फिर कहते हैं हमारी डोमेस्टिक, और उसमें गैप बहुत है। गैप इसलिए है क्योंकि आपने जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको करीब नहीं लेके आए। बेसिकली अगर आम फैम जुबान में समझाया जाए तो आपने तैयारी की इस्लामियत के पर्चे की और पर्चा आ गया केमिस्ट्री का। मेरा ख्याल है कि इतनी सी बात है, और आपको पता था कि पर्चा मेरा केमिस्ट्री का ही होना है, लेकिन फिर भी आप तैयारी उसी की करते रहे। लेकिन चूंकि अब वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं अगर मुझे इजाजत हो। जी मुझे इजाजत है। वो ये है कि उस्मान खान, ऑब्वियसली उस्मान खान जो है वो पिच पे बड़े बिजी नजर आते हैं। ऐसा लगता नहीं कि उनके पास कोई खास फुटवर्क भी है, ऐसा लगता नहीं उनके पास कोई टेक्निक भी है, लेकिन ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी उनके पास कि वो T20s में भी नजर आते हैं, वो वनडेज में भी नजर आते हैं। या तो आप उसको खिला लें या फिर टीम से बाहर कर लें, दोनों चीजें आप नहीं कर रहे। आप एक मैच खिलाते हो, हमारा एग्रीमेंट तो नहीं हुआ कि तुझे हम खिलाएंगे, टेंशन ना ले। ये लोगों ने ये बात मशहूर की हुई है कि क्योंकि वो यूएई छोड़ के आया तो शायद कॉम्पनसेट हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता हो सकता है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। बट आप उसको ऐसे साथ ट्रैवल नहीं करा सकते। या तो वो इतना अच्छा है कि वो जब कोई अनफिट होता है तो वो टीम में आए। अभी मैंने मिसाल आपको पहले भी दी की सेंचुरी गले पड़ गई। नहीं, पीएसएल अगर वो T20s में इतने रन्स कर रहा है, पीछे पीएसएल के अलावा भी उसने सेंचुरीज की हुई हैं, तो आप उसको T20 खिलाओ। T20 में भी आप नहीं खिलाते, आपने नई टीम खिला दी, उसको नहीं खिलाया, तो फिर वो समझ नहीं लगती कि वो फिर वाई टीम के साथ ट्रैवल क्यों करा रहा है जब उसको खिलाना नहीं है। जी देखिए, और इसमें फिर मैं यही बात करूंगी कि आप नुकसान प्लेयर का कर रहे हैं। इधर बैठ के अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा कि वो इस तरह से खाली ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगर उसको ये फील होना शुरू हो जाए कि मैं एक या बोझ हूँ या लाइबिलिटी हूँ या प्रेफरेंस नहीं हूँ, तो एक वक्त के बाद वो भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देता जो एक प्लेयर एक टॉप लेवल पे एथलीट का होना चाहिए। तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना टीम के लिए अच्छा है कि ना आपको पता चल रहा है कि जो आपके स्क्वाड में लोग हैं वो इस काबिल हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ले सकते हैं। वही बात कि इमाम को बाहर से लाके खिला दिया, तो एक प्लेयर जो बाहर बैठा है टीम के, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी कि भाई मैं क्यों नहीं खेल रहा। तो आई थिंक ना वो प्लेयर के लिए अच्छा ना टीम के लिए अच्छा। एग्जैक्टली। और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कभी कभी, अब जैसे रमजान है तो हम टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो अक्सर ये होता है कि जो एक खिलाड़ी कमजोर होता है ना, तो पीछे आवाजें पड़ती है इसको आउट नहीं करना। तो मेरा ख्याल है उतना ही डैमेजिंग होता है जितना आप बेंच पे बिठा देते हैं, किसी और को ले आते हैं लेकिन उसको नहीं खिलाते हैं। और रैप अप करने से पहले, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊंगा कल जब हम दोबारा मिलेंगे, मैं एक और बात करना चाहता हूं। जब आपने स्पिनर्स की बात की, रोहित शर्मा का भी जिक्र किया, तो वो ऐसा लगता है कि शायद आईसीसी के दामाद हैं, क्योंकि उनकी बहुत खातिर होती है। वो एक ही जगह पे आते हैं, एक ही ग्राउंड में खेलते हैं, उनको पता है पिच का बिहेवियर क्या है, पिच लो हो गई है, किस खिलाड़ी को कब खिलाना है। मैं इसके ऊपर भी जरा एक डिबेट, एक डिबैकल, एक आर्ग्यूमेंट जरूर करना चाहता हूँ कि यार इससे
बाकी सब टीम्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही होगा तो होगा क्या। मेरा कहना ये आंसर नहीं, ये कल ही बात होगी। बट थैंक यू सो मच बाजिल भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग विद अस, फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर। हिस्ट्री में मेरा ख्याल है 5-6-7 साल हो गया मुझे कि मैं स्पोर्ट्स के प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये पहली दफा मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कंफ्यूज जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए कि यार ये अगर जो भी चीजें हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ और हो रहा है, वनडे में आते कुछ और हो रहा है, इंपॉर्टेंस का नहीं पता, सीरीज टू सीरीज हम चल रहे हैं। हमारा क्या क्या सोच है, हमारे थिंक टैंक्स अगर हैं तो क्या वो थिंक करने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ओवर एंड ओवर अगेन आई थिंक डायरेक्शन ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। कल इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्व्स एंड स्टे ट्यून्ड टू पीटीवी स्पोर्ट्स, देयर इज मच मोर कमिंग योर वे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गेम ऑन है, लुक आफ्टर।